नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। भारत वैश्विक मंच पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं वो भी भारत की ताकत का लोहा मानने लगे हैं और भारत के इस उभरते ताकत से भारत विरोधी जो देश हैं, भारत के जो दुश्मन हैं, उनमें बौखलाहट देखने को मिल रही है। वो लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस तरह से भारत के आन बान और शान पर प्रहार किया जाए और इसके लिए लगातार वो कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन भारत के अचूक सुरक्षा कवच सीमा पर हमारे सैन्य जवान और सीमा के भीतर भारत की संप्रभुता की मजबूत ढाल बने हमारी सुरक्षा एजेंसियां दुश्मनों के हर षड्यंत्र को विफल कर रहे हैं। लेकिन एक विशेष अवसर गणतंत्र दिवस, जब भारत विश्व के सामने अपनी संप्रभुता का, अपनी एकता का परिचय कराता है, देश की आन बान और शान का प्रदर्शन होता है, उस विशेष अवसर को आतंकियों ने निशाना बनाया है और खास तौर पर पाकिस्तान के संरक्षण में पल रहे खालिस्तानी आतंकियों ने चेतावनी जारी की है और इसको लेकर दिल्ली अलर्ट पर है। आपको पूरी खबर दिखाते हैं और फिर इस विषय पर अंदरूनी जानकारी आपको देंगे और विशेषज्ञों के साथ उन जानकारियों की समीक्षा भी करेंगे। देखिए यह रिपोर्ट। पाकिस्तान पोषित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत के बड़े नेताओं वीवीआईपी को टारगेट करने की योजना बना रहा है। दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 26 जनवरी के मौके पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईबी ने प्रधानमंत्री मोदी और गणतंत्र समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की जान को खतरा बताया है। आईबी ने अलर्ट में कहा, आतंकी संगठनों का उद्देश्य बड़ी हस्तियों को टारगेट करना, सार्वजनिक सभाओं, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अशांति फैलाना, ड्रोन से भी किया जा सकता है हमला। आतंकी खतरे के पीछे लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फोर्स, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस में कई विदेशी मेहमान जुड़ेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के प्रमुख नेताओं के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने की संभावना है। पाकिस्तान खालिस्तानी संगठनों के सहारे प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली को दहलाना चाहता है। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने इस बार गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा फहराने की भी अपील की थी। हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की षड्यंत्र को फलीभूत करने की कोशिश हुई। प्रदर्शन के आड़ में छिपे खालिस्तानी आतंकियों ने मोदी का रास्ता रोका था। पिछले साल 26 जनवरी को खालिस्तानी उपद्रवियों ने दिल्ली के लाल किले पर जमकर उत्पात मचाया था। पिछले दिनों देश भर के कई हिस्सों से आईईडी बरामद हुआ था, जिसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। वहीं कुछ दिन पहले लुधियाना कोर्ट में विस्फोट हुआ था। इस तरह की घटनाएं पाक संरक्षित खालिस्तानी संगठनों की तरफ सीधे इशारा कर रही है। पाकिस्तान खालिस्तान आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने की फिराक में है। हालांकि हमारे देश की सेना और खुफिया तंत्र इन पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो पाकिस्तान पोषित खालिस्तान देश को नुकसान पहुंचाने का हर संभव षड्यंत्र रच रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन बार बार उसके प्रयासों को हमारे जवान, हमारी एजेंसियां विफल करती आ रही है। एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी अलर्ट पर है और कारण वही खालिस्तानी आतंकी संगठन है, पाकिस्तान पोषित अन्य आतंकी संगठन है। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है और काफी तकनीकी पहलू है इसमें, तो हम अपने विशेषज्ञ का आपसे परिचय कराते हैं और उनसे समझते हैं क्या है यह मामला। हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी हैं और साथ ही एक्स एसीपी वेद भूषण जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का।
सबसे शुरुआती कमेंट तो हम यही चाहेंगे कि ये खतरा कितना गंभीर है। टीपीएस त्यागी जी, आपसे और फिर वेद जी के पास चलेंगे। कितना गंभीर है ये खतरा और ये अलर्ट कितना जरूरी है? देखिए, जब भी गणतंत्र दिवस आता है तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकी हमला हो सकता है, डिस्टेबलाइज करने की, खलबली करने की कुछ कोशिशें हो सकती हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा गंभीर है। कारण ये कि जब बारिश होती है तो उससे पहले बूंदाबांदी होती है, बादल गरजते हैं, और जो पिछले कुछ समय में इंसिडेंट्स हुई हैं, जैसे फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले को बाकायदा कसदन बाय डिजाइन एक ओवरहेड ब्रिज के ऊपर रोका गया, जैसे लुधियाना की कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, जैसे गाजीपुर मंडी में एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस मिली जिसमें टाइमर भी मिला, यानी कि जो ये बताता है कि वो मामूली अमोनियम नाइट्रेट नहीं बल्कि उसके साथ एक टाइमर यानी कि किसी बड़े डिजाइन का अंदेशा। ऐसे ही पंजाब में भी इस तरह के इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस मिले। बिल्कुल, यानी कि हम जो अंदेशा जता रहे हैं कि मामला वाकई में काफी गंभीर है और बड़ी ताकतें देश को नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र में जुटी हुई है, लेकिन आम लोग इस तरह के अलर्ट पर भी संजीदा नहीं रहते हैं। आम लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हर आंख इस तरह के संदेहास्पद गतिविधि पर अगर नजर रखे तो हमारी एजेंसियां और सशक्त होंगी और मजबूत होंगी, हर खतरे का खात्मा करने में वो और सक्षम होंगी। वेद भूषण जी, इस बार जो ये अलर्ट जारी हुआ है कितना गंभीर है? देखिए दीपक जी, सारा जो अरेंजमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी इस तमाम फंक्शन को ऑर्गेनाइज करती है। परंतु मैं आपकी जानकारी के दर्शकों के लिए बताऊं कि इतने सारे डिपार्टमेंट जिसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, तमाम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तो सामने दिखाई देते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर, हिंडन एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज से जो हमारे लड़ाकू जहाज है वो भी तैयार रहते हैं कि इन केस ऑफ अटैक वो तुरंत वहां से मूव कर सकें। उसके अलावा डिसास्टर मैनेजमेंट की टीम, इन केस कोई बड़ा हादसा हो जाए तो तमाम टीमें कैसे अलर्ट पर हैं, और इसकी तैयारी 1 या 2 दिन की नहीं होती, महीनों की तैयारी होती है, रिहर्सल होते हैं और तमाम तरह की एयर मिसाइल्स लगाई जाती है, एंटी एयर गन मिसाइल्स लगाई जाती है कि यदि बाय द वे हमारे बॉर्डर्स पर या राजपथ पर दिल्ली में किसी तरह का अटैक जी किया जाए। और आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, तमाम राजपथ के ऊपर सैकड़ों की तादाद में सीसीटीवी कैमरे और फेस रिकॉग्निशन, कि कोई आदमी भीड़ बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और मजबूत करती है। लेकिन खतरा कितना गंभीर है और किस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग हमला कर सकते हैं, उससे संबंधित कुछ संभावनाएं हमने निकाली हैं कि किस तरह से आतंकी षड्यंत्र रच रहे होंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या तरीका हो सकता है आतंकी संगठनों का, और फिर उस पर आप दोनों की प्रतिक्रिया लेंगे। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम टेरर प्लान की संभावना जो दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर हो सकते हैं, विदेशी नेता भी निशाने पर हो सकते हैं, ड्रोन से अटैक किया जा सकता है, जो आईबी के इनपुट में स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया है, विस्फोटक गिराया जा सकता है ड्रोन के माध्यम से, भीड़ के रूप में आतंकी हमला कर सकते हैं, और हमने कुछ दिन पहले ही देखा है किस तरह से रोड ब्लॉक की षड्यंत्रकारी शक्तियां तकनीक लगा सकते हैं, रोड ब्लॉक करके भी इस पूरे आयोजन में व्यवधान डाल सकते हैं। तो ये कुछ संभावनाएं जो नजर आ रही हैं कि किस तरह से आतंकी अपने टेरर प्लान को आगे बढ़ा रहे होंगे। हालांकि इसके उपायों पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो हम संभावनाएं जता रहे हैं, टीपीएस त्यागी जी, कितनी गंभीर है ये भी समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री भी निशाने पर हो सकते हैं, वीआईपी गेस्ट भी निशाने पर हो सकते हैं, या फिर ड्रोन से सीधा हमला हो सकता है, ड्रोन को बम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, ड्रोन से विस्फोटक गिराया जा सकता है, और अलग अलग संभावनाएं हैं। भीड़ के रूप में अलग अलग जगहों से एक एक व्यक्ति आकर हमलावर हो सकता है, भीड़ रोड ब्लॉक कर सकती है, जो हमने पिछले दिनों देखा है कि प्रधानमंत्री के लिए कितना गंभीर खतरा पैदा किया गया था। तो ये संभावनाएं कितनी गंभीर है और कितनी महत्वपूर्ण है? टीपीएस त्यागी जी, आपसे शुरू करेंगे।
देखिए, ये इस दफा केवल पाकिस्तान नहीं है, इस दफा पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों के जॉइंट जगह से ये खतरे का अलार्म मिला है। और उन उन वहां से मिलने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल एशिया के 5 देश यानी कि कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके जो हेड्स आ रहे हैं, उनको तालिबान ने चुनौती दी है कि अगर आपने अपने देश में अमेरिका के बेसिस को स्थापित करने की पहल को पूरा किया तो हम तुम्हारे खिलाफ हैं। यानी कि अब ये खतरा उन 5 देशों के प्रमुखों पर भी है और हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो है ही। और इसमें ड्रोन से हमला हो सकता है, क्योंकि ड्रोन के हमले हमने पठानकोट में भी देखे हैं। और पाकिस्तान को और अफगानिस्तान, इन दोनों को अमेरिका से, टर्की से और चीन से ड्रोन मिले हुए हैं। यद्यपि हम अपनी तैयारी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ड्रोन के अटैक को तो रोका जा सकता है। दिल्ली में अटैक को, शायद दिल्ली में इस किस्म की कोई अगर बात होता है, षड्यंत्र होता है, तो रोका जा सकता है। वो देश, हमारा देश, जिसमें 8000 किलोमीटर की समुद्री सीमा और करीब करीब इतनी ही लैंडलाइन सीमा, उसमें जो हमारे वीआईपीज हैं वो ऑल ओवर इंडिया है। और 26 जनवरी के दिन कहीं भी गड़बड़ की जा सकती है, ऐसा अंदेशा बताया गया है, खास तौर से उन 5 राज्यों में जहां पे चुनाव होने हैं। हर चप्पे के ऊपर तो फौज को या पुलिस को नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर नहीं लगाया जा सकता तो क्या अब हमें सबसे पहले प्रोएक्टिव होना चाहिए या रिएक्टिव होना चाहिए कि हम हमले के डिफेंस की तैयारी करते रहें? अटैक इज द बेस्ट डिफेंस कहा जाता है, और हमें लगता है कि हमारी एजेंसियां अब उस मोड में आ गई है। सरकार ने एजेंसियों को उतनी छूट दी है कि अब एजेंसियां रिएक्टिव मोड में नहीं, बल्कि सीधे सूचना मिले तो कार्रवाई करे। वेद भूषण जी के पास चलते हैं। वेद भूषण जी, हम जो मोडस ऑपरेंडी की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही प्लानिंग भी होती होगी, पूरी संभावनाएं तलाशी जाती होंगी कि क्या क्या संभावना है, आतंकी किस रास्ते से आ सकते हैं या फिर किस तरह से हमला कर सकते हैं, वो सब सोचा जाता होगा। दीपक जी, आतंकी अब हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं, स्लीपर सेल बैठे हुए हैं। पिछली 26 जनवरी को आपको याद होगा, मैं आपके जो दर्शक है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल प्लान ये था कि राजपथ पर जाकर जो उपद्रव लाल किले पर हुआ है वो सारा प्रोग्राम राजपथ पर करना था। परंतु ये तो पुलिस की हिकमत अमली से पुलिस ने अपने आप को रिस्क पे, दाव पे लगाते हुए काफी जवानों का नुकसान हुआ, उसको डायरेक्शन को चेंज करके वो दरियागंज के रास्ते, आईटीओ के रास्ते उसको यहाँ पर लेकर आए। इनका प्रोग्राम लास्ट ईयर भी खालिस्तान समझे या इन लोगों को किसान के रूप में जो छिपे हुए भेड़िए हैं, इन भेड़ियों का काम यह था कि राजपथ पर जाकर एक मैसेज दें, क्योंकि यदि वहां छोटी सी भी कोई इंसिडेंट हो गई तो इंटरनेशनल न्यूज बनती है कि हमने वहां जाकर, किसानों ने जाकर, जो भेड़िए जो किसान हैं, इनका उद्देश्य यही था। आप समझे इस बात को, मैं दोबारा आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि लास्ट ईयर का इनका प्लान फेल कर दिया। हमारी एजेंसीज ने, पुलिस एजेंसीज ने, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किस तरह की जानकारियां मिल रही थी कि ये राजपथ पर जाकर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर डायस पर जहां पर सलामी लेते हैं, वहां पहुंचकर सीन क्रिएट करना था। इतना बड़ा प्रोग्राम था, परंतु ये हम बच गए। हालांकि हमारी बेइज्जती बहुत हुई, इस देश की बेइज्जती हुई, हमारे लाल किले की बेइज्जती हुई, हमारे ध्वज की बेइज्जती हुई, हम इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। हिंदुस्तानी यदि कोई आदमी जिसकी आत्मा के अंदर हिंदुस्तान बसता होगा या तिरंगे झंडे के लिए कुछ सम्मान होगा या लाल किले की प्राचीर के लिए सम्मान होगा, वो इस 26 जनवरी जो पीछे गई है, बिल्कुल, वाकई ऐसा कुछ हुआ है जिसने हर हिंदुस्तानी को आहत किया है। वेद भूषण जी, आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि वो कोशिश करते रहते हैं, और शायद बीते 26 जनवरी को जो हुआ वो एक प्रयास रहा होगा इनका किसी बड़े वारदात की तैयारी को लेकर कि आगे उस तरह की कोशिश एक बार हम करके देख लेते हैं, अगर कामयाब होते हैं तो उसी अंदाज में एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और बीते कुछ दिनों में कई जगहों पर विस्फोटक भी मिले हैं, वो भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये जो बरामदगी हुई है, क्या वो लगातार जो कोशिश कर रहे हैं आतंकी संगठन भारत को नुकसान पहुंचाने की, उससे जुड़ा एक प्रयास हो सकता है, एक जो कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं आतंकी
क्या वैसी संभावना है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आईईडी बरामद हुआ, दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में आईईडी बरामद किया गया था, इसके अलावा पंजाब के अमृतसर में आरडीएक्स बरामद हुआ था, यूपी के प्रयागराज में भी विस्फोटक बरामद हुआ था। और यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और हमने कोर्ट में भी देखा है किस तरह से विस्फोट हुआ था, और उस कोर्ट में हुए विस्फोट का कनेक्शन कनाडा तक पहुंचा था। तो ये प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं आतंकी संगठन। वेदभूषण जी, आपसे शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये तैयारी थी, क्योंकि तमाम 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन होने हैं। उन इलेक्शन जो स्टेट्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाना था। गाजीपुर वही जगह है जहां पर ये भेड़िए, जो किसान रूपी भेड़िए बैठे हुए थे, जहां पर खालिस्तान के नारे भी लगाए गए, झंडे भी लगाए गए। और जिस पन्नू के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ये ड्रस कंट्रोल्ड आदमी है, कर नहीं पाएंगे। पंजाब के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो पंजाबी है चाहे सिख हैं, बड़े पैट्रियोटिक लोग हैं, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां की हैं। परंतु कुछ एक लोग हैं, गिनती के लोग हैं, चाहे वो यूके में बैठे हैं, चाहे कनाडा में है, चाहे अमेरिका में, उनकी जो हरकतें हैं वो केवल ये है देश को डिस्टेबलाइज करने की है। वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें अपने पंजाब के ऊपर पूरा यकीन है। पीएम के कारकेट पे जो हुआ वो उसकी जांच चल रही है, चाहे वो ह्यूमन एरर हुआ या जानबूझ के किया गया। परंतु हम के सारे पंजाब पर या हमारे जो साथी हैं उनके शहादत पर हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि इन्होंने बड़ी कुर्बानियां की हैं। परंतु कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो सिख हैं चाहे नॉन सिख हैं, जो इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है। अभी मैसेज चल रहा था कजाकिस्तान और जो रशिया का हिस्सा थे, और आपको याद होगा जो स्टेट अलग हुए थे, उनके बीच में, रशिया के बीच में अभी भी जंग चल रही है। अलमाटी में आपने देखा किस तरह से कैपिटल के अंदर वहां नंगा नाच हुआ, एक तरह से 5000 आदमी अरेस्ट हुए, रशिया को बीच में आना पड़ा। तो ये जो मामला है इस टाइम 26 जनवरी बड़े वोलेटाइल माहौल में, बिल्कुल एक गर्म माहौल के अंदर हो रही है। पूरे जो अब तक बातचीत हो रही है उससे हमारे दर्शक समझ रहे होंगे मामला कितना संवेदनशील है। लेकिन टीपीएस त्यागी जी की प्रतिक्रिया लेने से पहले, बीते दिनों जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, जिसे हमारी एजेंसियों ने विस्फोट के नुकसान होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके पीछे किसका हाथ सामने आया था, और कौन से आतंकी संगठन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बृहद आयोजन को निशाना बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम उन एजेंसियों के, उन आतंकी संगठनों के बारे में भी बताते हैं। तो लश्कर तैयबा ये देश को नुकसान पहुंचाने की फिराक में जुटा हुआ है। जैश ए मोहम्मद भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। हरकतुल मुजाहिदीन ये एक संगठन है। हिजबुल मुजाहिदीन ये भी एक संगठन है। और बीते दिनों जो विस्फोटक बरामद हुए थे, उन विस्फोटकों को पहुंचाने में, उन्हें एक्टिवेट करने में इन संगठन के सदस्यों और खासतौर पर खालिस्तान के आतंकियों का हाथ होने की बात सामने आई थी। टीपीएस त्यागी जी, विस्फोटक बरामद हो रहे हैं, उन्हें विस्फोटकों को भारत में अलग अलग जगहों पर पहुंचाने वाले आतंकी संगठनों के नाम सामने आ रहे हैं, और ऐसे में जैसा वेदभूषण जी कह रहे थे, काफी वोलेटाइल माहौल में इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हो रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं वेद प्रकाश जी कि इस बार बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है। अब ये हिजबुल मुजाहिदीन या द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF या इसमें लश्कर तैयबा, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, बहुत पुराने समय से दे रहे हैं। इसमें नई कौन सी बात है? सवाल ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ये क्लेम करती हैं कि हम तो ये भी पता लगा लेते हैं कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो इन बातों का किसी हमले के होने से पहले या किसी आईईडी के मिलने से पहले क्यों पता नहीं लगा पाते? और अगर पता लगा पाते हैं तो फिर उनको नष्ट क्यों नहीं करते? सवाल इसी बात के ऊपर आके खड़ा होता है कि अब हमारे पास रिएक्शन टाइम नहीं बचा है, क्योंकि विपक्षी समझ चुके हैं हमारे हिंदुस्तान को खतरा इतना पाकिस्तान और चीन से नहीं है। हमारे हिंदुस्तान को खतरा उन लोगों से ज्यादा है जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, उनके चेहरे पहचाने जाने भी जरूरी हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो वेदभूषण जी और टीपीएस त्यागी जी अंदेशा जता रहे हैं कि ऐसे आतंकी संगठनों के पैरोकार हमारे देश में मौजूद हैं, वो छिपे हुए हैं, स्लीपर सेल जिन्हें कहा जाता है, और अलग अलग रूपों में वो अलग अलग जगहों पर अपनी पहचान छिपा कर रहते हैं। समय आने पर वो देश को नुकसान पहुंचाने की
हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन हम इन षड्यंत्रों को रोकने के लिए तकनीकी तौर पर भी सक्षम हो रहे हैं। किस तरह से गणतंत्र दिवस के पूरे आयोजन को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है, हम क्या उपाय कर रहे हैं, देश क्या उपाय कर रहा है, एजेंसियां क्या उपाय कर रही है, गणतंत्र दिवस के इस समारोह को किसी भी तरह के षड्यंत्र से सुरक्षित रखने के लिए ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से आतंकियों ने प्रयास किया है। ये पूरी पटकथा हमने आपको दिखाई है, लेकिन हमले कैसे रोके जाएंगे, इसके लिए 26 जनवरी के लिए राजपथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये हमेशा होता है, 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन सीसीटीवी कैमरों की खासियत हम आपको आगे बताएंगे। खासियत है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और इसमें 50,000 से अधिक संदिग्धों का डेटा फीड किया गया है। इसके अलावा ड्रोन से हमले का अंदेशा है तो एंटी ड्रोन टीम को तैनात किया गया है। तो ये कुछ कारगर उपाय अभी किए जा रहे हैं संभावनाओं को देखते हुए। एक बार फिर वेदभूषण जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ये कुछ नया नहीं है जो हम कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में जो हिंदू विरोधी दंगे हुए थे, उन दंगाइयों की पहचान के लिए इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को उपयोग में लाया गया था और करीब 1100 ऐसे दंगाइयों को पहचाना गया था। स्क्रीन पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम काम करता है और आपको बताते हैं कि अमित शाह ने इसकी जानकारी संसद में दी थी। तो अमित शाह की एक प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं कि किस तरह से ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। सुनाते हैं आपको अमित शाह ने संसद में क्या कहा था। आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी। वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा और ट्रूथ के देखता है और चेहरा और ट्रूथ के देखकर उसको पकड़ाएगा। वो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने वोटर आईडी कार्ड का डेटा डाला है, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा डाला है और भी सरकारी डेटा जो था वो सारा अंदर डालने का काम। तो वोटर आई कार्ड का डाटा डाला है, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा डाला है, अलग अलग राज्यों के पास, अलग अलग एजेंसियों के पास जो डेटा डाला है वो डेटा डाला गया है और साथ ही दुनिया भर के जो संदिग्ध हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचते हैं उनका डेटा डाला गया है। तो टीपीएस त्यागी जी क्या कहेंगे, जो चिंता आप जता रहे थे कि हम क्यों नहीं एक कदम आगे रहते हैं, तो ये एक तकनीकी दक्षता भारत ने अपनाई है आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए, कितना महत्वपूर्ण है ये? नहीं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, हम ये बात तो मानते हैं कि इस बार न केवल ऑल वीमेन फोर्स, न केवल पुलिस, न केवल स्पेशल पुलिस, बल्कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसको पहली बार आपने बताया कि वो हिंदू विरोधी जब दंगे हुए थे, उसको भी 50,000 लोगों का डेटा डाला गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम में वो ड्रोन जिसमें लेजर के थ्रू किसी भी एरियल व्हीकल को नष्ट किया जा सकता है, उसको भी तैनात किया गया है, लेकिन उसका रेंज केवल 2 किलोमीटर है और ये है 8 किलोमीटर लंबी यात्रा राष्ट्रपति भवन से लेके लाल किले तक। तो इनमें लिमिटेशन तो हैं, लेकिन तैयारी पूरी की गई है। 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ये सब जो डिफेंसिव मेजर्स हैं, ये डिफेंसिव मेजर्स में मेरा तो बार बार ये कहना है कि अब हमें सबसे पहले जो स्लीपिंग सेल और अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, और अगर उसमें 2, 4, 8, 10 गलत भी पकड़े जाते हैं तो परवाह नहीं, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। विपक्षी जब पूरी तरह से ये मान चुके कि वोट के जरिए प्राइम मिनिस्टर को हटाना मुश्किल है, तो एक बौखलाहट है जो हमें दिखाई दी, फिरोजपुर में दिखाई दी। और ये जो पन्नू है, ये जो सिख फॉर जस्टिस वाला है, जिसने सबसे ज्यादा आग लगाई है, ये जिसने चिल्ला चिल्ला के ये कहा था कि 5 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनका घेराव करो, रोको, पकड़ो, ये इस किस्म के लोग, तो इस किस्म के लोगों के साथ रहने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब केवल उनको पहचानने से काम नहीं चलेगा, अब उनको अंदर करने की आवश्यकता है। मेरा बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां ऐसा ही करेगी जैसा टीपीएस त्यागी जी आप सजेस्ट कर रहे हैं। वेदभूषण जी के पास चलते हैं।
वेदभूषण जी, हम पुलिस को एक बहुत ही मामूली स्तर के सुरक्षा के एक निम्नतम स्तर पर मौजूद एजेंसी के तौर पर देखते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो अन्य एजेंसियां हैं वो अलग अलग तरीके से काम करती है, पर जो आंख और कान है वो यही खाकी वर्दी वाले होते हैं, तो इनकी कितनी अपग्रेडेशन जरूरी है और जो अलग अलग तकनीकों का हम प्रयोग कर रहे हैं आगे किसी भी आतंकी गतिविधि को रोकने में सक्षम होने के लिए, ये कितना खास है? देखिए दीपक जी, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तान की लड़की जिसको कि हॉस्टेज जो 86 साल की सजा हुई थी, उसके भाई ने वहां पर यहूदियों के एक मंदिर के अंदर जाके वहां लोगों को हॉस्टेज करके और अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की थी, हालांकि उनको फोर्सेज ने ओवर पावर कर लिया। तो इतनी तरह की संभावनाएं होती हैं ऐसे मौकों के ऊपर। राजपथ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से लेकर और इस बार विशेषता ये भी है कि जो भी मैक्सिमम जो परेड जिसमें आर्मी के टैंक और दूसरी चीजें आती हैं वो केवल सी हेक्सागन तक आएंगी, वो पूरा लाल किले तक उनको नहीं लाया जाएगा। एहतियात के तौर पर एक कदम उठाया गया है, परंतु ये इतना सेंसिटिव एरिया है जहां पर प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, उनके साथ तमाम कैबिनेट होती है, हमारे विदेश के फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं और जो 5 गेस्ट आएंगे वो भी होंगे। तो ये जो एरिया है इसकी चप्पे चप्पे पर इसकी पूरा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आके इसको स्कैन करता है, और एक बार नहीं कम से कम 10 बार इसकी स्कैनिंग की जाती है, कहीं कोई बॉम्ब प्लांट ना हो जाए। मैं आपको बताता हूं कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उनको एक प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो वीर शहीदों को एक श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। मैं हार्डली वहां से 100 गज की दूरी पर था, तो वहां पर एक बॉम्ब डिटेक्ट हुआ था, बिल्कुल लाइव बॉम्ब डिटेक्ट हुआ था और वो तुरंत सूचना दी गई, तो हड़कंप मच गया था कि इतने नजदीक। तो पब्लिक के जो लोग होते हैं उनकी इच्छा थी कि पब्लिक वाले वहां बैठ जाएंगे और बॉम्ब निकाल के जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आएंगे उनकी तरफ फेंक दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजों की संभावना, बहुत तरह की संभावनाएं होती है। पुलिस हर एंगल पर काम करती है, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं इनके भी बड़े नेटवर्क होते हैं, ये भी हर चीज को रैकी करते हैं। जैसे अभी गाजीपुर सब्जी मंडी का अभी आपने जिक्र किया, या अमृतसर का जिक्र किया, कश्मीर के अंदर आरडीएक्स पकड़ा गया, तो ये लोग भी तमाम तरह की रैकी करते हैं कि कैसे अपने चीजों को सरंजाम दिया जाए, नए नए तरीके अपनाते हैं, नई नई चीजों को इजाद करते रहते हैं, क्योंकि इनका तो एक ही तरफ दिमाग है, इनका पर्पज है डिस्ट्रॉय करना, हमारा पर्पज है बचाने वाला। बचाने वाले की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर 26 जनवरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अहम दिन है, हमारे एक त्योहार की तरह है। उस दिन कोई इसमें रुकावट ना पैदा कर सके। तमाम तरह की जो टेक्निक्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक आ रही हैं, उन तमाम का हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह से किसी छद्म रूप में आए या किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ आए, हम उसका मुंह तोड़ उसको जवाब दे सकें। तमाम चीजें हैं, इसमें बहुत सी चीजें सीक्रेट होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो पुलिस की एजेंसीज हैं वो अपने आप तक कंटेन करते हैं। वेदभूषण जी, लेकिन जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये एक स्टेप अहेड जिसे हम कहते हैं वो हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये काफी मददगार साबित हो सकता है इस पूरे आयोजन में, जो कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है, लाखों की संख्या में लोग इधर से उधर होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें संभावना होती है कि कोई भी टेररिस्ट नकली आईडी बनाकर किसी तरह से मैनेज करके उस भीड़ के अंदर शामिल हो जाए जहां हमारे मेन फंक्शन चल रहा होता है। मैंने पहले बताया था, एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया, उसमें कैजुअलिटी नहीं भी हुई, केवल एक हल्का ब्लास्ट भी हो गया तो पूरा एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। तो उसको किसी भी तरह से रोकना है, किसी भी कीमत पर उस चीज को होने नहीं देना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटीज होती है तमाम राष्ट्र पर। तमाम जब तक वो लाल किले पर जाकर कल्मिनेट नहीं हो जाता प्रोग्राम, तब तक सबकी सांसें सूंघी होती है कि कहीं पर कोई दुर्घटना ना हो जाए। बहुत छोटी दुर्घटना दीपक जी, इतनी छोटी दुर्घटना इतना बड़ा रूप ले लेगी कि मतलब आप सोच नहीं सकते। आप देखा 26 जनवरी को पिछली बार आपने किस तरह से नंगा नाच हुआ, आपने देखा उसमें किस तरह से हमारी बदनामी हुई, पूरे इंटरनेशनल एक न्यूज बनी कि हिंदुस्तान में देखो 26 जनवरी के दिन क्या तमाशा हो रहा है। तो ये इस तरह के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका जवाब उस टाइम भी दिया गया, आज भी दिया जाएगा। हमें सब पे अपनी फोर्सेस के ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमें भी अलर्ट और विजिल होने की जरूरत है। हमें अपने पड़ोस का भी ध्यान रखें, तमाम दिल्ली अपना ध्यान रखें, पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पर इवन कोस्टल गार्ड्स तक को अलर्ट किया जाता है कि आप भी कोस्टल पर निगाह रखें। बॉर्डर्स पर जितनी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बीएसएफ है उनको अलर्ट किया जाता है, आर्मी अलर्ट पर होती है। तो तमाम जो एजेंसीज है वो हाई अलर्ट पर होती है कि कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए कि जिससे कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े और एक गलत मैसेज जाए हिंदुस्तान के बारे में जाए कि इतने ऐतिहासिक दिन के भी हमारे यहाँ इस तरह की
दुर्घटना हो गई और जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हम सबको सिवाय शर्मिंदगी के अलावा चलिए, हर संभावना पर हमने बात कर ली है और अब आम लोगों को क्या करना चाहिए? आम लोग जो भारत का हित सोचते हैं, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के हितैषी हैं, उन लोगों को कितनी मददगार भूमिका में वो खुद को ला सकते हैं देश की सुरक्षा और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए, उस पर भी एक एक प्रतिक्रिया हम चाहेंगे अपने मेहमानों से। टीपीएस त्यागी जी से शुरू करते हैं। टीपीएस त्यागी जी, तमाम एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही है, लेकिन हर एक व्यक्ति की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है देश की सुरक्षा को लेकर। तो एक आम नागरिक किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है? देखिए सर, आम आदमी को सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमारा व्यक्तिगत चरित्र राष्ट्रीय चरित्र से अलग है। व्यक्तिगत चरित्र में दया, क्षमा, करुणा, अतिथि सत्कार, सहनशीलता होगा, मगर राष्ट्रीय चरित्र में ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र में जहां कोई गड़बड़ दिखाई देती है, कमाल की बात है, इतना बड़ा देश, इतने वीर पुरुष और उसके बावजूद उसका खौफ नहीं। पुराने 70-75 सालों के अंदर इस देश को एक बैठी हुई बत्तख या एक सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया। अब तस्वीर बदलनी शुरू हुई है, मगर उसे और तेजी से बदलना है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जहां कहीं कुछ भी गलत दिखाई दे, उसका न केवल जो पुलिस को या जो संबंधित महकमे उन्हें बताए, बल्कि खुद होकर जो कर सकता है वो करे, खूंखार शेर की तरह से। अब हमें एक ऐसा खौफ पैदा करना है कि ये जो आतंकी है, किताब आतंकी वारदात हो सकती है, सवाल नहीं आतंकी के घुसने का, सवाल नहीं कि कोई हमारे देश के अंदर घुस जाए। वो तब आप उसके लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को एक लोह पुरुष मान के चले और ये मान के चले कि हम, ये हिंदुस्तान हमारा है और इसमें बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ कोई अगर बात करेगा तो मुंह तोड़ वहीं का वहीं उसे जवाब दिया जाए, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े या कुछ करना पड़े। लेकिन अब ये बर्दाश्त के बाहर है। हमें अपनी इमेज बदलनी है। हमें सॉफ्ट टारगेट से निकल के एक खूंखार देश बनाना है। हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, मान लिया, लेकिन हम ये कैसे बर्दाश्त कर लें कि हमारे देश के अंदर आके इसको बैटलफील्ड बना ले और यहाँ पे आतंकवादी जो चाहे तो कर ले। ऐसे नहीं होगा। और सिर्फ ये 26 जनवरी की बात नहीं है। मान लीजिए 26 जनवरी पे इतने इंजाम हो गए, इसके बाद क्या पूरे देश में, क्या पूरे टाइम, हर जगह और हर समय? वो तो तभी पॉसिबल है जब जनता भी, सरकार भी, फौज भी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है टीपीएस त्यागी जी। राष्ट्रीय चरित्र हर एक नागरिक में विकसित होने की आवश्यकता है और देश के दुश्मनों को वहीं पर मुंह तोड़ जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। वेदभूषण जी, लेकिन कई बार एक आम व्यक्ति जानते हुए भी, समझते हुए भी, कोई परेशानी मोल ना हो, कोई परेशानी में वो खुद ना पड़ जाए, इस डर से कई बार सूचनाओं को दबा लेता है जो आगे काफी घातक हो सकती है। तो ये डर भी दूर किया जाना जरूरी है। दीपक जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बाटला हाउस हुआ था, उसमें दिल्ली पुलिस के हमारे एक इंस्पेक्टर की भी शहादत हुई थी। तो उसमें यही कमी रही कि यदि हम सब अलर्ट होते, पूरी दिल्ली अलर्ट हो जाए, कौन किराएदार है, कौन नया आदमी आ रहा है, किस आदमी की एक्टिविटीज अनयूजुअल है, तो एक जल्दी ही पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट। तमाम एजेंसीज अलर्ट पर होती हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्योंकि चाहे वो मुस्लिम इलाके में बाटला हाउस हुआ था तो इसमें जरूरी नहीं था, उसमें मुस्लिम जो वहाँ के आसपास के थे वो जानकारी दे सकते थे कि ये नए लड़के इस मकान के अंदर आकर रह रहे हैं। यदि तमाम दिल्ली के लोग, हिंदुस्तान के लोग यदि ऐसे मौकों पर, विशेष तौर पर ऐसे मौकों पर यदि कुछ एहतियात बरतें, कुछ आसपास देखें कि वहाँ क्या चल रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, गाड़ी किस तरह से, किसी की गाड़ी यदि इस टाइम पर चोरी होती है, बहुत डेलिकेट मैटर है, रूटीन में चोरी हो जाए कोई बात नहीं, पर इस टाइम पर किसी की कार चोरी हो जाए तो उसका इस्तेमाल किसी भी काम के लिए लिया जा सकता है। तो तमाम को अलर्ट करने की जरूरत है, जागने की जरूरत है और सबको हम, ये हमारी अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। इस देश से हम पैदा हुए हैं, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, सम्मान दिया है, इज्जत दी है। हम भारतीय बोलते हैं, विदेश में जाके बोलते हैं, हम गर्व से बोलते हैं वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं। तो तब तक हमें गर्व की अनुभूति तभी तक है जब हम, देश हमारा साथ जिंदा रहेगा, देश का सम्मान से मस्तक ऊंचा रहेगा, तभी हम कह पाएंगे हम लोग भारतीय और बड़े देश के हम नागरिक हैं। तो तमाम बिल्कुल, हर व्यक्ति को इस देश का कर्ज चुकाने के लिए हर समय तैयार रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वेदभूषण जी और टीपीएस त्यागी जी, अपना समय देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण और तकनीकी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।
हर एक नागरिक एक सैन्य शक्ति की भूमिका में आ सकता है। खुद को देश की सुरक्षा पर न्यौछावर होने का अगर जज्बा वो अपने अंदर जगाए, देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब ऑन द स्पॉट देने का जज्बा अगर जगाए, तो ऐसे नागरिक को ही एक सच्चा भारतीय कहा जाएगा। और इसके लिए तैयार रहना होगा हर एक नागरिक को। साथ ही सलाम करते हैं हम उन तमाम जवानों का जो वर्दी में जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं देश हित के लिए। और साथ ही सम्मान है उन तमाम एजेंसियों के, उन तमाम व्यक्तियों के लिए जो बिना कभी किसी नाम किसी पहचान के देश की सेवा में, देश की सुरक्षा में हमेशा तत्परता से जुटे रहते हैं। उन सभी सुरक्षा में लगे जवानों को हमारा सम्मान है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।